कार इस समय हम लोग सोलन जिले की दून विधानसभा क्षेत्र के सूरजपुर पंचायत क्षेत्र में खड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि सोलन जिले को हिमाचल के उद्योगों का हृदय प्रदेश कहा जाता है और उसमें भी जो 4 क्षेत्र हैं बीबीएन और परवाणु, उसको कहा जाता है कि हिमाचल के अधिकांश उद्योग इसी इलाके में सीमित हैं। बीबीएन यानी बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़, उसमें से बद्दी और बरोटीवाला का जो इलाका है वो इसी दून विधानसभा के अंतर्गत आता है। दून विधानसभा के बारे में अगर कहा जाए तो औद्योगिक विकास शुरू हुआ 2003 में। एक औद्योगिक पैकेज घोषित किया गया था प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार के दौरान, और उस औद्योगिक पैकेज के बाद में यहाँ पर उद्योग आना शुरू हुए। कुछ उद्योग कम हुए, कुछ नए उद्योग आए, कुछ छोटे मझोले उद्योग आए, लेकिन इस समय इस क्षेत्र में ठीक ठाक औद्योगिक विकास है। उससे जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं, पॉल्यूशन की समस्या है, साथ ही साथ क्राइम की भी समस्या है, लेकिन कुछ विकास, रोजगार के अवसर भी यहाँ पर उसके साथ साथ जनरेट हुए हैं। इस विधानसभा की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा से कांग्रेस के श्री लज्जाराम जी कई बार विधायक रहे। उन्हीं के पुत्र राम कुमार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इस समय यहाँ से विधायक हैं, यानी विधायकी उनको विरासत में मिली। पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विनोद कुमारी चंदेल को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस पार्टी के एक बागी परमजीत सिंह पंभी भी चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे और दर्शन सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की विनोद कुमारी चंदेल चौथे स्थान पर चली गई, जबकि दर्शन सिंह सैनी दूसरे पर और परमजीत सिंह पंभी तीसरे स्थान पर रहे। 15,000 से कुछ ज्यादा वोट पाकर राम कुमार जी ने मैदान में बाजी मार ली और वो इस समय यहाँ से विधायक हैं। हमारे साथ राम कुमार जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव पंचायत में। सर, आपसे कुछ बुनियादी बात करेंगे इस विधानसभा के बारे में। सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछले चुनाव में आप नए थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो आपसे बात नहीं की जा सकती थी कि आपने कराया क्या, लेकिन अब आप पुराने हो गए, 5 साल की जा सकती थी। चलिए, मैं उससे पहले 2006 से 2011 तक मैं जिला परिषद का सोलन का चेयरमैन। अच्छा। तो अब हम जिला परिषद छोड़ दें, अब हम बतौर विधायक अगर बात करें तो क्या उपलब्धियां आपकी रही बताओ। अनेकों उपलब्धियां इस 3.5 साल का मुझे वक्त मिला है। अनेकों उपलब्धियां हैं। अगर अब मैं सब उपलब्धियों को आपको गिनवाऊं तो शायद 4 घंटे का वक्त मुझे लगेगा। और लगभग 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य मैंने इन 3.5 वर्षों में करवाए हैं। मेरे यहाँ 34 पंचायतें हैं और 1 नगर परिषद बनी है। और मैंने शुरू से लेके आज तक विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया कि लोग मेरे पास घर जो आते हैं वो तो आए, लेकिन जो आम लोग हैं जो मेरे पास नहीं पहुंच पाता था उसकी सुध मैंने ली। कहीं रास्ते की प्रॉब्लम थी। मेरा क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है, एक मैदानी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पानी की थी, पेयजल की थी। तो उस पर जब मैंने चुनाव लड़ा, पिछले 18 वर्षों से हर क्षेत्र से वाकिफ थे, तो एक सोच थी कि इन लोगों को 12 24 घंटे मैंने पानी देना है। अक्सर होता था कि हम लोग स्कीमें लगाते थे नदियों पे, नालों पे, और वो गर्मी में सूख जाती है। उन 3 महीनों में हम लोग टैंकर से प्रबंध करते थे, लेकिन असुविधा थी रोड्स की, हर जगह टैंकर पहुंच नहीं पाता था। रोड निकालना चाहते थे, रोड निकल नहीं पाते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनको रोक देता है, एनओसी नहीं मिलती थी। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया, असेंबली में प्रश्न किया कि इस जो फॉरेस्ट का एनओसी हमें है, इसके सरलीकरण किया जाए। तो उसमें कमेटी का गठन करवा के तो जो 1 हेक्टेयर तक भूमि जिस रोड में आती हो तो उसकी जो एनओसी है उसी पावर डीएफ को दी। अच्छा, तो आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि आपने इस विकास कार्य के लिए जो फॉरेस्ट एक्ट के जो प्रावधान थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते थे उनको सरलीकरण कर, ये किताब शायद आप छपवाए हैं इसके लिए। अच्छा, अगर हम देख सके तो एक बुकलेट इन्होंने छपवाई है अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए कि क्या क्या इनकी उपलब्धि रही। अच्छा, चलिए, उपलब्धियों की बात तो सर उपलब्धियों की बात सुनो ना। उपलब्धियों के बेस पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जी, उपलब्धियों की बात छोड़ने नहीं है, इसी पे यही तो बेस है मेरा जी, इसको नहीं छोड़ेंगे। लगभग 700 करोड़ रुपया मैंने अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में खर्च किया। अगर आप बड़े जो हमारे 12 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 14 हो गए, उन 14 में शायद मैं दूसरे तीसरे नंबर पे शुमार हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात। चुनाव में, पिछली बार के चुनाव में निर्दलीय का काफी सारा बवाल था, तो इस चक्कर में आप
एक तरीके से कहा जाए तो जीतने वाले कैंडिडेट को भी सिर्फ 15,000 वोट ही आए थे, 15,500 वोट आए थे। इस चुनाव में निर्दलीय का उतना शोर नहीं है। इस चुनाव में सीधे परमजीत सिंह पम्मी जी आपके खिलाफ उतरे हुए हैं। अच्छा लग रहा है जी, तो आप इस विरोध के बारे में बताइए कि सीधी टक्कर जो आप दोनों लोगों की है, पम्मी जी आप ही की पार्टी से एक समय में थे और उसके बाद में भी भाजपा से लड़ रहे हैं, इस मुकाबले में आपको कितनी उम्मीद है कि आप सफल रहेंगे? इससे अंदाजा लगा लो आप कि जिस भाजपा के पास इतनी पुरानी भाजपा पार्टी है, जिस भाजपा के पास अपना ही प्रत्याशी धूमकेतु से पैदा नहीं कर पाए, तो उनकी क्या दशा हुई है, इससे अंदाजा लग सकता है। चुटकी ले रहे हैं राम कुमार जी कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बागी को चुनाव में अपना प्रत्याशी बनना पड़ा। लेकिन हम लोग की पम्मी जी से अभी थोड़े देर समय पहले बात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली आपकी जबरदस्ती, आपकी गुंडागर्दी से आज ही जाके वो कांग्रेस पार्टी में गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये जनसमूह बताता है कि जनता मतलब किसको चाहती है, जनसमूह उसको बता रही है। मेरी हर नुक्कड़ सभा जो है वो जनसभा में सैलाब की तरह लोग उपजते हैं। और मैं जिसे नामांकन पत्र भरा, उस प्रत्याशी के पास जितने लोग थे उतनी मेरे साथ महिलाएं थी। लगभग 3 किलोमीटर पैच मेरे घर 60,269 वोट इस समय मेरे चुनाव क्षेत्र के हैं। लगभग 12,000 लोगों ने मेरे नामांकन पत्र भरवाने के लिए मुझे आशीर्वाद देने लोग। जी, तो एक थोड़ा कड़ा सवाल और इसी क्रम में अगर मैं पूछूं कि आपके विरोधी आप पर लगातार आरोप लगाते हैं कि आप पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले हैं, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्योंकि हिमाचल में तो इस तरह की चीजें नहीं होती है, कैंडिडेट अमूमन साफ सुथरे छवि वाले लोग होते हैं, तो आपराधिक मामले वाली बात पर आपका क्या? उसके लिए माननीय न्यायालय ने मुझे क्लीन चिट देके बरी किया है और ये उन्हीं लोगों की देन थी। उन्होंने लगभग करोड़ों रुपया खर्च करके मुझे झूठे मामले में फंसाया, मेरी जनता से दूर रखा। और जनता ने, अगर मैं सीधे तौर पे विधायक तौर पे जाता तो मेरा 1 महीना स्वागत किया। आने के बाद जिस दिन मैं आया, 20,000 लोगों ने मेरा यहाँ बद्दी से लेकर नालागढ़ और बद्दी से लेकर पंजौर तक जाम था। 20,000 लोगों ने मेरा स्वागत किया और लगभग 1 तक मेरा हर गांव में स्वागत। तो आपराधिक मुकदमों से आप बरी हो? सर्वे करवा लें जी, आप सर्वे करवाएं, लोगों से बात करके देखें, लोग खाने पड़ेंगे आपको। कांग्रेस पार्टी उसकी क्लीन चिट मुझे बीजेपी से नहीं लेनी है, उसकी जनता से लेनी है, वो मुझे देगी। प्राथमिकताओं की बात में करूं, अगर प्राथमिकताओं की बात में करूं कि आने वाले समय में अगर आप फिर विधायक चुने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी विकास कार्यों को लेकर? मेरी प्राथमिकताएं, मैंने पेयजल, हर सड़क को, हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात कही है और उसके बाद उन रास्तों को पक्का करने की बात कही है। हर गांव को जो है 24 घंटे 12 माह से पानी, हर घर को कनेक्टिविटी और हर क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार विकास के लिए हमने काम किया, जिसमें 34 स्कूल, 2 कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरे एरिया में दिया है और 2 ITIs दिए हैं। और जो कॉलेज मैं यहाँ लाया हूँ, CPET पॉलिटेक्निकल प्लास्टिक इंजीनियरिंग कॉलेज, वो देश का 18वां कॉलेज और नॉर्थ इंडिया का पहला कॉलेज है, उसमें मुझे सफलता मिली। आखिरी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी इनकम्बेंट सरकार, कोई भी निर्वर्तमान सरकार दोबारा नहीं आती, हर 5 साल में यहाँ पर रोटी जो है पलट दी जाती है, पलट के सेकी जाती है, तो आप लोगों को क्यों लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है दोबारा सत्ता में? हम लोगों को इसलिए लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार हर क्षेत्र में, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे यहाँ 3 सफल दौरे माननीय मुख्यमंत्री जी के हुए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने जो मांगा उन्होंने तुरंत दे दिया। अगर हमने 20 डिमांड्स की होंगी तो उन्होंने 10 पे मोहर लगाई है। इस बार मेरी 30-31 तक की घोषणाएं एक दौरे में हुई हैं और उनको हमने पूरा करवाने के लिए हमने भी प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से वो कंप्लीट हुई है। बजट सैंक्शन हुआ है, काम शुरू हुआ है, काम कर दिया है और हर क्षेत्र में, ये नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और हम लोग IPH के हर क्षेत्र में जो है वो अथाह काम हुआ है और विकास से सफलता की ओर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं। लगभग 45 सीटें जो है वो कांग्रेस की आ रही हैं और बीजेपी सिर्फ एक मोदी जी के नाम पे वोट मांगना चाहती है, वो हिमाचल के लोग उनको नहीं देने वाले हैं। GST से लोग इतने परेशान हैं, जिस सरकार ने घर में कुत्ता पालने पे, घर में भैंस पालने पे, घर में घोड़ा पालने पे टैक्स लगा दिया हो, मेरे ख्याल उस सरकार को
कोई भी आदमी हिमाचल प्रदेश का नहीं चाहेगा। तो वीरभद्र जी भी इससे पहले कह चुके हैं कि मुर्दा जलाने पर भी भारतीय जनता पार्टी टैक्स लगाने वाली है और उसी तरह की चीजें लगा दिया, पॉपुलराइज कराने का प्रयास कर रही है। बहरहाल ये थे राम कुमार जी, कांग्रेस के दून के विधायक और उम्मीदवार। हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई बाकी खबरें देखते रहिए पंचायत टाइम्स। नमस्कार।